नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे माया का दांव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और सपा से निपटने अपनी चुनावी रणनीति का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने परंपरागत दलित वोटों के साथ अति पिछड़े जाट और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने की प्लानिंग बनाई है। इसके लिए वो इन वर्गों से जुड़े नेताओं को उनके प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव में उतारेंगे। सोशल इंजीनियरिंग के तहत वो ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग के दूसरे नेताओं को पहले ही इसी फॉर्मूले यानी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी के तहत टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं। हम मायावती के इसी दांव पर पूरी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मायावती ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस सभी दलों पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि योगी के राज में पीड़ित पक्ष की पुलिस सुनती नहीं है। योगी के सारे दांवों की चंद दिनों में हुए मर्डर, रेप के मामलों ने हवा निकाल दी है। ओबीसी जनगणना कराने को लेकर के जो मांग चल रही है, लेकिन मौजूदा सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। धार्मिक मामलों में भी मुस्लिम परेशान है, फर्जी मुकदमों में फंसाए जाते हैं। बीजेपी की सरकार में सौतेला व्यवहार किया गया है। तो कुल मिला के देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दी है मायावती ने कि वो अकेले चलेंगी, किसी के साथ की उनको जरूरत नहीं है, और जिनका वो सपोर्ट करती हैं या जिनसे उन्हें सपोर्ट की उम्मीद है वो उनके वैसे ही रहेंगे। अब इस रणनीति के साथ क्या यूपी में ऐसा हो पाएगा कि भाजपा भी चले जाए, विपक्षी मुख्य दल जो सपा है वो भी चला जाए और आ जाए बसपा? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या रणनीति है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए पूर्व मंत्री हमारे साथ आर्य उस्मानी जी। आर्य उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गौरव माहेश्वरी जी जुड़े हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिराज वली खान हमारे साथ जुड़े हैं। मिराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आज बीएसपी की रणनीति पर बात हो रही है। मायावती ने बहुत स्पष्ट कर दिया, हम तो एकला चलेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि एकला चल के जो एक स्ट्रेटजी प्लान की है, उसके तहत ऐसे कौन से मुख्य पॉइंट होंगे जिसकी बदौलत आपको विश्वास है कि जनता बीएसपी को चुन सकती है? जी, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट रुख था। पिछले 4-6 महीनों में आप लोग चर्चा कर रहे हैं बार बार कि बहुजन समाज पार्टी किसके साथ समझौता करेगी, अकेले लड़ेगी, क्या करेगी। बीएसपी ने तय कर लिया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हमको अकेले लड़ना है। देखिए, गठबंधन हमने पिछली बार किया था और उसके अनुभवों से सीखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने ये तय किया कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो अपना बेस वोट है वो कहीं बिखराव न हो। जैसा कि पिछले चुनाव में हमारे लोगों ने वोट दूसरे दलों को दिया, लेकिन दूसरे दोनों ने जिस अपेक्षा के साथ हमको वोट देना चाहिए, जिस बराबरी के साथ हमको रिटर्न वोट मिलना चाहिए, वो नहीं मिला कतिपय। उन सब चीजों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट रुख था कि जो दलित हमारा बेस वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी का, उसको हम कहीं नहीं खोएंगे, उसको हम पूरी तरह से अपने साथ समेटेंगे। दूसरा चीज, एक बात मान के चलिए, 25, 26, 27% के पास जो आदमी 10% और वोटों का व्यवस्था करता है, वो पार्टी और या वो व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता बना लेता है। 36-37% का आज व्यवस्था जो भी पार्टी कर लेती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी, कांग्रेस, जो भी पार्टी हो, वो सत्तारूढ़ हो जाती है। जबकि पिछले चुनाव में 32-33% पे अपेक्षाकृत सरकारें बन जाती थी। उसी व्यवस्था को लेकर के बहुजन समाज पार्टी अपने कील दुरुस्त कर रही है, कांटे दुरुस्त कर रही है। सेक्टर बूथ हमने दुरुस्त किया है, हमने अपना कैडर वोटों को दुरुस्त किया है। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होता है, फरवरी मार्च में जब भी चुनाव होता है, बहुजन समाज पार्टी चढ़ बढ़ करके उत्तर प्रदेश में भागीदारी करेगी। और सर्व समाज को लेकर हमने तो पहले भी, हमारे नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी 75 जिले में सर्व समाज को लेकर एक सर्व समाज का सम्मेलन कर चुके हैं, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर चुके हैं। और उन्हीं सम्मेलनों के साथ बहुजन समाज पार्टी का कैडर भी जुटा था। ऐसा नहीं कि अकेले किया जा रहा था, उसमें कैडर प्लस प्रबुद्ध वर्ग दोनों को लेकर के समायोजन बना करके बैठकें किया। और 2007 की तरह हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी धर्मों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। वो हल्ला में नहीं पड़ेंगे और चुनाव बहुत शालीनता से, बहुत अच्छे से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। ये आप लोग जो भी चर्चा करें, लेकिन हम लोग अपनी तैयारियों में हैं।
ठीक है। चलिए गौरव जी, मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरीके से एक ये डिसीजन हो गया है कि अकेले ही बसपा आएगी, और सबसे बड़ी बात मायावती ने ओबीसी जनगणना की मांग उठाई है और जातीय जनगणना से ओबीसी को साधने की कोशिश भी है, तो निश्चित तौर पर यदि अकेले एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं चलने का, बाकी राजीव जी ने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं बसपा उतना गेन कर पाएगी। देखिए, किसी भी पार्टी की चुनाव में जीत के आकलन करने के लिए हमको कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक होता है। मैं वो 3 प्रमुख बिंदु हैं जिस पे बात करना चाहता हूं, और उसके बाद ये आकलन जो हमारे बीएसपी के मित्र हैं, प्रवक्ता के तौर पर आए हैं, खुद आकलन कर लेंगे कि क्या बसपा आने वाले चुनावों में जीतकर सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। तो सबसे पहला बिंदु है, अगर मैं संगठन पे बात करूं तो जब से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हुई है, ना तो इनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी कहीं दिखती हैं, ना ही इनके कार्यकर्ता कहीं पर दिखते हैं, ना कोई प्रोग्राम। और कार्यकर्ताओं की तो हालत यह है कि पूरे कार्यकर्ता हताश, निराश, हैरान, परेशान है। पूरी पार्टी हाशिए पर जा चुकी है। और मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, वो तो एक अलग विषय होगा। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जहां पे हर पार्टी का लीडर रहता है, अगर मैं वहीं पे इनसे कह दूं कि कल सुबह अगर लखनऊ के अंदर 110 वार्ड है, वहां के वार्डों की टीम लाके दिखा दें, तुम जो कहेंगे वो मैं आपके सामने चैनल पे बोलता हूँ, हार जाएंगे। लखनऊ का संगठन ही ला पाएंगे, पूरा प्रदेश के संगठन की तो हार छोड़ दीजिए। देखिए, जब आप बीच में बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला था ना मित्र, जब आप बीच में बोल रहे थे मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए और उसके बाद आप अपनी बात रखिए। शालीनता से डिबेट करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। हम लोग अपने अपने तर्क रखते हैं, फिर आप मेरे ऊपर जो भी कमेंट करना चाहें आप स्वतंत्र रह कर सकते हैं। तो पहली बात जो मैंने कही कि संगठन के तौर पर देखें तो पूरी बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्षा हैं, उनसे लेकर नीचे कार्यकर्ता तक पूरी पार्टी हाशिए पर है। दूसरी चीज, अब किसी पार्टी की आप चुनाव में, अगले चुनाव में जीतने की संभावना पे बात करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की, अगर ये जितना इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, सुबह से मायावती जी स्टेटमेंट दे रही हैं, मैं अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो ये वही बहुजन समाज पार्टी है। मैं आप सारे दर्शकों को आपके न्यूज चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि दो सीएमओ थे जो एनएचआरएम घोटाले में, जिसमें एक डॉक्टर वीके आर्या थे और डॉक्टर बीपी सिंह थे, जिनकी शूटरों के द्वारा सड़क पर हत्या करवा दी जाती है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सचान, जिनको जेल के अंदर मर्डर करवा दिया जाता है। इनके पार्टी के वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में सीबीआई की पूरी जांच हुई है। तमाम ऐसे इनके लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे रहे हैं जिसमें ये लोग फेल रहे हैं। बीएसपी के एमएलए थे शेखर तिवारी जी, अगर आपको याद होगा तो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन जो बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है, उस जन्मदिन को मनाने के लिए इनके जो एक बीएसपी के एमएलए थे शेखर तिवारी जी, उन्होंने एनके गुप्ता नाम के कानपुर में एक इंजीनियर थे पीडब्ल्यूडी के, जिसको इनके गुर्गों ने घर जाकर पीटा, और पीटा किस बात पर कि बहन कुमारी मायावती जी की जन्मदिन के लिए फंडिंग नहीं करी थी उस इंजीनियर ने, और फंडिंग ना मिलने की वजह से उसको पीट कर घर पे मार डाला, और खुद बीएसपी के एमएलए उसको अपनी गाड़ी में लाद कर थाने पे ले जाकर छोड़ देते हैं। तो ये तो इनके कार्यकाल में पूरा लॉ एंड ऑर्डर का हाल रहा। अब रही बात, आखिरी बात, सोशल इंजीनियरिंग की जो ये बात कर रहे हैं, जब बहन कुमारी मायावती जी सत्ता से बाहर हुई हैं, तो ये स्पष्ट हो गया था कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया। उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा उनको देखना नहीं चाहती है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार चलाई, और उसके बाद जब इन लोगों ने गठबंधन किया दोनों पार्टियों ने, तो मेरे ख्याल से सारी सोशल इंजीनियरिंग, सारा जितना दलित, अगड़ा, पिछड़ा, सारी इंजीनियरिंग तो उन लोगों ने उस टाइम पे कर ली थी। दोनों पार्टियों ने ये सोचा था कि हम दोनों मिल जाएंगे, आपस में मिलने के बाद जो एक दूसरे के वोट इधर उधर शिफ्ट होते हैं वो हम ले लेंगे, और उत्तर प्रदेश में इनका खाली एक ही मोटिव था, वो मोटिव था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे भी सत्ता में नहीं आने देना है, कैसे भी सत्ता में आने से रोकना है। बहन कुमारी मायावती जी ने उस अलायंस करने के बाद मेरे ख्याल से सारी सोशल इंजीनियरिंग जितने अपने राजनीतिक कैरियर में उनको करनी थी, वो शायद उन्होंने पिछली बार अलायंस करके देख लिया है। तो मैं यही कहूंगा कि संगठन में ये लोग फेल, लॉ एंड ऑर्डर में ये लोग फेल, सोशल इंजीनियरिंग में ये लोग फेल। तो
तो किस मुंह से ये लोग दोबारा चुनाव में जीत कर आके सरकार बनाने की बात करते हैं। ठीक है, तो वापस आती हूँ मैं तो कहूँगा कि लोकतंत्र में सबको आजादी है, सब अपनी सरकार बनाने की ख्वाहिश देखना चाहते हैं, ठीक पूरी है। होते हुए देखना चाहते हैं। आर्य तो इनको भी उस्मानी जी, अधिकार देख रहे हैं। ठीक है गौरव जी, वापस आती हूँ। आर्य उस्मानी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए लगातार, क्योंकि यूपी इलेक्शंस पे हम चर्चा कर ही रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ एक ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो चर्चा का विषय बन जाती हैं। कल भी एक चर्चा में बैठे थे तो ये बात निकली थी, सपा के एक प्रवक्ता ने कहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस भी हमारे साथ होगी और हमारे साथ बीएसपी भी होगी, और छोटे छोटे दलों से तो सपा का गठबंधन हो ही रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। लेकिन अब मायावती ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ना है, किसी का साथ ना देना है ना किसी को साथ लेना है। ऐसे में आपको लग रहा है, और जितनी बातें अभी निकल रही हैं, कि कहीं ना कहीं बीएसपी का उतना जनाधार है या सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो साधने की कोशिश है वो पूरी हो पाएगी या सफल हो पाएगी? हर दल का अपना अपना अलग उसका अड्डा है। बहुजन समाज पार्टी ने तय कर लिया है कि वो अकेले लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। ठीक है। समाजवादी पार्टी का, जो मेरी पार्टी है, उसका ये मोटो है कि हम लोग जो है छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। बड़े दलों से गठबंधन करने का अनुभव हमारा ठीक नहीं रहा है। 2017 के असेंबली के चुनाव में हम लोगों ने कांग्रेस से गठबंधन किया था और कांग्रेस को 103 सीटें दी थी हम लोगों ने, 300 पे हम लोग लड़े थे। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारे उम्मीदवार 403 सीटों पे काम कर रहे थे लगातार, और कांग्रेस के जो उम्मीदवार 403 सीटों पर लगातार काम कर रहे थे, तो जब उनके 300 उम्मीदवारों के टिकट कटे और 103 उम्मीदवारों के समाजवादी पार्टी के टिकट कटे, तो वो उम्मीदवार 403 हो गए। और 403, क्योंकि देखिए जो क्षेत्र में काम कर रहा है, जमीन पे जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन पे काम कर रहा है, उसको जनता इतनी जल्दी निग्लेक्ट नहीं करती है कि पार्टी एक अपना जो है वो थोप दे उसके ऊपर मोटू कि हमने गठबंधन कर लिया, हम फला को सीट दे रहे हैं, हम फला को सीट दे रहे हैं। देखिए उसका जनता के अंदर वो होना चाहिए कि जनता उसको माने, उस अलायंस को एक्सेप्ट करे। जो ये अलायंस चुनाव पूर्व होते हैं, ये अलायंस कुछ समय पहले होने चाहिए, साल भर पहले होने चाहिए, 6 महीने पहले होने चाहिए, जिसको जनता एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि उस समय नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, कांग्रेस से अलायंस हुआ, चरण वाइज हम प्रत्याशी तय करते रहे, चरण वाइज हम घोषणा करते रहे। उसका नतीजा हुआ कि उसको हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। हमने वो गलती की थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा हमको 2017 में। रही बात 2019 में, 2019 में बहुजन समाज पार्टी से अलायंस हो गया। अब बहुजन समाज पार्टी से अलायंस होने में क्या हुआ कि एकदम चुनाव के समय अलायंस हुआ। अगर यही 1 साल 1.5 साल पूर्व हो जाता गठबंधन, तो जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि तुरंत उसका गठबंधन हुआ। और गठबंधन में ये हुआ कि जो उम्मीदवार थे वो भागे, कोई कांग्रेस में भाग गया, कोई बीजेपी में भाग गया, कोई कहीं भाग गया। तो जो रुझान था, जो आना चाहिए था रिजल्ट, जो हम लोगों ने सोचे थे कि जो रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आ पाए। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2007 से 2012 बहुजन समाज पार्टी सरकार देख ली, वो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार देख ली, 2017 से 2022 तक अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख ली है। अब हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, जनवरी फरवरी में। जो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले ही हम चुनाव करा लेंगे, तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी उसका स्वीकार्य दल हो गया है, क्योंकि जनता ने तीनों सरकारों को देख लिया, जो तीनों बहुमत की सरकारें थी, उन तीनों सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया। केवल समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है कि गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए योजनाएं चलाई, बेरोजगारों को नौकरियां दी, शिक्षा मित्र भर्ती किए, शिक्षा मित्रों को टीचर सहायक अध्यापक बनाया, अस्पताल बनाए, ट्रामा सेंटर बनाए, अस्पताल में भर्तियां की, एक्सप्रेसवे बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, जैसे स्टेडियम बनाया, आपका लखनऊ में आपका जो है मेट्रो चलाया। तो ये सब जो जनता देख रही है, तो अब जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी ही गरीबों की, किसानों की, मजलूमों की, व्यापारियों की, सबकी सरकार जो है समाजवादी पार्टी अच्छी सरकार चलाती है। चलिए इसलिए वापस आती हूँ उस्मानी जी। ठीक है, मिराज वली खान जी, मुझे लगता है क्या होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन फिलहाल कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं कि कौन किसका साथ देगा, कौन किसका नहीं देगा। ऐसे में कांग्रेस कहाँ है?
राखी जी, सबसे पहले आपका और हमारे पैनलिस्ट का और आपके व्यूअर्स का नमस्कार, आदाब और सलाम। राखी जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये आप बहुजन समाज पार्टी पर चर्चा करके सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया कर रही हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसा आप बता रही हैं कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान का गठजोड़ करेंगे, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो बहन जी के कहने से पहले ही कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ले चुकी थी, और कांग्रेस पार्टी पहले ही ये तय कर चुकी है कि वो खुद किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और सारी सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी। अब रही बात वो जो सोशल इंजीनियरिंग की बात, दलित, पिछड़ा, महिलाओं की बात, मुस्लिम्स की बात, ये उनको अब याद आ रहा है जब 3 महीने बचे हैं चुनाव में। इनसे पूछिए कि 5 साल इनके कार्यकर्ता और खुद बहन कुमारी मायावती जी जब उन्हीं दलितों पर, उन्हीं पिछड़ों पर, उन्हीं महिलाओं पर और उन्हीं मुसलमानों पर जब अत्याचार ये सरकार कर रही थी और तमाम तरह के आंदोलन चल रहे थे, मिसाल के तौर पे किसान आंदोलन पूरा 1 साल चला, और किसान आंदोलन के दौरान ही बहन मायावती जी ने एक बयान दिया कि हमारा वोटर किसान नहीं है। ये आपको याद होगा, ये रिकॉर्डेड बात है। एनआरसी का मसला चल रहा था, बहन कुमारी मायावती या उनका संगठन या उनके कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आए। दलितों पे अत्याचार हाथरस से लेके अभी इतने हादसे हो गए, कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक भी नेता या कार्यकर्ता या खुद बहन कुमारी मायावती जी किसी भी मसले में नजर नहीं आई। लखीमपुर में एक महिला की साड़ी खींची दी जाती है, वो महिला थी। तमाम जो हाथरस से लेके और तमाम जो घटनाएं हुई हैं उनमें महिलाओं का शोषण हुआ है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है। बहन कुमारी मायावती जी या उनका संगठन कहाँ था? अब सारी चीजें उनको इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि चुनाव महज 3 महीने दूर है। तो जनता ये समझ चुकी है, ये जानती है कि उनके बीच में कौन लोग हैं, उनके बीच में उनके मुद्दे उठाने वाले कौन लोग हैं, कौन नेता हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। ये आवाम देख रही है, समझ रही है, और इसी हिसाब से वो निर्णय लेगी। बहन जी के निर्णय लेने के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता अपना निर्णय नहीं लेगी कि बहन जी ने कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। साहब, आपसे गठबंधन कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करती हैं, आप तमाम चीजों की बात करती हैं, तो ये आपके फैसले हैं। आप अपनी पार्टी के लिए क्या फैसला लेती, आप स्वतंत्र हैं, आपका स्वागत है। आप अपनी पार्टी के लिए जो भी फैसला लेना चाहें, मगर इस उत्तर प्रदेश की जनता जो चाहती है कि उनके मुद्दे उठाने के लिए उनके बीच में उनका नेता है, उन जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का एक भी नेता या कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आता है, कभी नजर नहीं आता है। आप एक धरना प्रदर्शन बता दीजिए उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, राजधानी लखनऊ में एक भी धरना प्रदर्शन या जनहित के किसी भी मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी के एक भी नेता या कार्यकर्ता को बता दीजिए जो कभी सड़कों पे उतरा हो। क्यों वोट करेगा आपको? सिर्फ इसलिए कि आप सरकार में आए और आप चंदा वसूली करें? ये नहीं चलेगा। राजीव जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स जो अलग अलग मेहमान हैं उन्होंने बसपा को लेके क्लियर किए हैं कि बसपा को क्यों नहीं आना चाहिए या क्यों जनता नहीं चुने। जी जी जी, मैं सुन रहा था, सबको बड़ी सलीसा से सुन रहा था और उसको नोट भी कर रहा था। राखी जी, देखिए, पहले चीज तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी संगठन के बाद, हमारे मित्र ये जान लें कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या थी वो किसी से छुपी नहीं है। राज्य में 0 पे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, 45-47 सीटें जीतने के लिए तरस जाते थे 2017 में। लेकिन 2017 में जिस तरह से जनता को एक रूपरेखा, सपना दिखाया था कि 70 लाख नौकरी दे देंगे, रातों रात आपको महाराजा बना देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे, एक्सप्रेसवे बना देंगे, सारी चीजें दे देंगे, वो सपना भारतीय जनता पार्टी जो दिखाई, उस सपने में 100% फेलियर हुई भारतीय जनता पार्टी। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की संगठन के बारे में, बहुजन समाज पार्टी का संगठन आज इतना मजबूत है कि आज बहुजन समाज पार्टी अगर 24 घंटे में ये कह दे कि लखनऊ को फुल करना है, तो बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, पूरे लखनऊ के अंदर 50 लाख कार्यकर्ता, गोस्वामी जी तो पैसा दे के कार्यकर्ता बुलाते हैं, मेरे कार्यकर्ता पैदल चल के पहुंच जाते हैं। पहली चीज ये तो एकदम जहन से निकाल दें
कि हमारे कार्यकर्ताओं में इतना दम है कि लखनऊ को भरने में 1 घंटा 2 घंटा देरी नहीं लगती है। कहने की देर है, बहन जी ने आवाज उठाया और कार्यकर्ता लखनऊ को फुल किया। इतना संगठन मजबूत अगर किसी का है तो वो बहुजन समाज पार्टी का। पहले वो आवाज उठाएंगी कब? और सुन लीजिए, आप सुनिएगा पहले। हम आपके बारे में आप बोल रहे थे टीका टिप्पणी इसीलिए नहीं किए। दूसरा चीज, कानून व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पीठ थपथपा रही थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी के अंदर जिस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि पूरे देश के उद्योगपतियों को जिस दिन बुलाया था उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बड़ी घटना हुई थी, एक तिवारी की हत्या हुई थी। ये कानून व्यवस्था आपकी है। अभी 4 दलितों की हत्या हुई इलाहाबाद में, ये कानून व्यवस्था आपकी है। अभी 2 दिन पहले गर्दन काट दी गई दलित की आजमगढ़ के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था है। गोरखपुर के अंदर व्यापारी को पुलिस वाले हत्या कर देते हैं और 8-8, 10-10 दिन पुलिस वाले गायब हो जाते हैं, वो मिलते नहीं है इनसे। ये इनकी कानून व्यवस्था है। एक आईपीएस अधिकारी एक तिवारी जी की हत्या करता है हमीरपुर के अंदर, और आज तक आईपीएस अधिकारी पाटीदार पता न कितना बड़ा आईपीएस अधिकारी है। ये इनकी लचर कानून व्यवस्था है। और हाथरस के अंदर दलित बेटी को हत्या तो कराते हैं ये, जो हत्यारा होता है उनसे इनका सांसद मिलने जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था है। इस तरह की कानून व्यवस्था लेकर के ये दलित समाज के लोग और ये बैकवर्ड समाज के लोग, ये जनरल समाज के लोग एकदम ऊब गए हैं भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था से। इन्होंने केवल एक कानून व्यवस्था करी, अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर इन्होंने कानून व्यवस्था का डंडा चलाया, और वो भी अनर्गल तरीके से। ये पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग जो है प्रताड़ित हुआ इस सरकार में। ये किसी से छुपा नहीं हुई है। तो कानून व्यवस्था के बारे में कम से कम गोस्वामी जी बताओगे तो हर जनपद की कानून व्यवस्था हम खोल देंगे। ठीक है राजीव जी, हाँ बोलिए कुछ कह रहे हैं। क्या पैसे हैं जिस तरह से आपने दलितों की हत्या करी, जिस तरह से आपने ठीक है राजीव जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं मिराज जी। ब्राह्मणों से मदद ली और उन्हीं ब्राह्मणों को जेल में भेजने का काम किया। ठीक है, एक दिन उसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, ठीक है, दूसरे दिन जेल भेजते हैं। राजीव जी ठीक है, 1 मिनट, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें बोल लेने दीजिए। हाँ मिराज जी बोलिए। राजीव जी सुन लीजिए, आप इतने आरोप जो लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और ये कह रहे हैं कि दलित परेशान है, पिछड़ा परेशान है, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ इतना अत्याचार हुआ, इनके सब कुछ जानने के बावजूद 5 साल आप थे कहाँ? जब दलितों पे अत्याचार हो रहा था तो आपकी पार्टी कहाँ थी? अरे आपकी नेता कहाँ थी भाई? प्रियंका गांधी जी 10 दिन से रैली में निकाल रही है, उससे पहले कहाँ चुप रहे हैं राजीव जी? अरे आपका उत्तर प्रदेश में है क्या? आप 6% वोटों की लड़ाई लड़ रहे हो। आज 6% वोट की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और गठबंधन की सोच रही है बहुजन समाज पार्टी से। जिस पार्टी के पास 30% वोट उसके जेब में रहते हो, जो चैलेंज कर रहे हैं जफर भाई, बहुजन समाज पार्टी वह पार्टी है इसके जेब के अंदर 30% वोट रहते हैं उत्तर प्रदेश का। अगर 34 करोड़ वोट है तो 10-12 करोड़ वोट किया बहुजन समाज पार्टी ने। सुन लीजिए, सुनिए, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, चलिए गौरव जी अपनी बात रखिएगा। हाँ गौरव जी बोलिए बोलिए। पिछले 20 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी। ठीक है राजीव जी, देखिए समय की सीमा होती है, यदि किसी को कुछ बोलना है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। 5%। ठीक है, बोलिए बोलिए गौरव जी, बोलिए अपनी बात रखिए। पहले शांत होंगे तब तो मैं बोल पाऊंगा कुछ। बोलिए बोलिए गौरव जी बोलिए। देखिए हम लोग और राखी जी अभी बात तो सुन लीजिए, किसानों की व्यवस्था में बता दूं गोस्वामी जी की, अभी कल गोस्वामी जी देखिए समय की सीमा है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है बोलने का। कम शब्दों में अपनी बातों को पूरा करेंगे तो अच्छा होगा। अब बहुत सारा बोलेंगे, वो तो हम सब देख रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अत्याचार कितना है, क्राइम कितना है, विकास कितना है। ये वही का वही नहीं सुनना ना, पॉइंट पे तो बात करिए। ठीक है राजीव जी प्लीज, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 मिनट, गौरव जी को बोल लेने दीजिए। वो ना हो पाता। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी डिबेट जिसपे हम चीखना चिल्लाना चालू कर दें, शालीनता खो दें, अपनी मर्यादा खो दें, दूसरे को बोलने का मौका न दें, ऐसी डिबेट का क्या फायदा? अगर आप एक बार खूब चिल्ला लीजिए, जितना बोलूंगा। ठीक है चलिए मैंने देखिए दोनों बार प्लीज मौका दिया है। मुझे लगता है समय की सीमा है, बहुत जल्दी से गौरव जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद उस्मानी जी का पक्ष में जानूंगी एंड हम क्लोज करेंगे। मैं 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखूंगा और फिर दूसरे को मौका जरूर दूंगा। हमारे बीएसपी के मित्र कह रहे हैं कि जब मौका मिलेगा हम सड़कों पे अपने बीएसपी के कार्यकर्ता भर देंगे।
मेरी ये नहीं समझ में आता कि जब आपको मौका मिलता है और आप कार्यकर्ता भर देते हैं, उसके बाद भी आप सरकार नहीं बना पाते हैं, उसके बाद भी आपका अलायंस फेलियर हो जाता है। 4 बार बनाई, पिछले 20 वर्षों में आप 2 बार सरकार बनाई गोस्वामी जी, हमने 4 बार सरकार बनाई। ये राजीव जी, जनता के जैब है। राजीव जी, तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। मुझे लगता है इतना एक 20 वर्षों में 4 बार हमने सरकार बनाई है, ऐसे कैसे? उस्मानी जी आप बोल लीजिए, वरना ये ऐसी चर्चा में आपका पक्ष भी रह जाएगा। उस्मानी जी अपनी बात रख लीजिए। मित्र जब आप बोल रहे थे, अब मेरा बोलने का मौका आया, मुझको 1 मिनट मिला, तो मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, ठीक है ना, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। दूसरी चीज, जब से ये डिबेट चालू हुई है तो मैं अपने बीएसपी के मित्र उनको ये देख रहा हूँ कि वो बार बार बता रहे हैं कि हमारा दलित का ये है, हमारा पिछड़े का ये है, और बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग की है। मैं इतनी देर से यही देख रहा हूँ कि किसी मुद्दे की बात तो इन्होंने की नहीं। इनके लिए खाली जाति, मजहब, धर्म, जिस नाम पे इन लोगों ने सालों से राजनीति की है, उसी पैटर्न पे ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। तो इनकी बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। हमारे एसपी के जो मित्र हैं, जो डिबेट पे आए हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। तो मेरा उनसे 2 सवाल है कि अगर इतने अच्छे ही काम किए थे तो जनता ने आपको सत्ता से क्यों बाहर कर दिया? और दूसरी बात, अगर आपने इतने अच्छे ही काम किए थे तो आपको छोटे छोटे दलों से गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? और आखिरी बात मेरी, हमारे जो कांग्रेस के मित्र, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सपा, बसपा और आप तीनों पार्टियां एक जैसी हैं। क्योंकि पिछली बार मैं पढ़ रहा था कि अलायंस में जब सपा और बसपा ने अलायंस किया, ठीक है, मैं नहीं, देखिए आप सब लोग बोलना चाह रहे हैं, बट समय की सीमा है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से मुझे बीच में ही रोकना पड़ेगा, प्लीज, मुझे बीच में ही रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। माया का दांव, देखिए क्या करेंगी मायावती, कैसे चलेंगी? फिलहाल एकला चलने का निर्णय लिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो इतने पॉइंट्स निकले और इतनी कड़वाहट जो इन लोगों की निकल रही थी, जनता से बड़ा देखिए कोई नहीं है। और वाकई में यूपी के ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो चले हैं। देखते हैं आगे अब और कौन किसका गठबंधन करता है या अकेले चलने की राह पर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।